नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की जो हम क्विज शुरू किए थे उसका जो भाग 3 है इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्विज के माध्यम से डेली बेसिस पर हम 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया करते हैं। और यह जो सीरीज आपकी है लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो का जो 2022 में री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह जो क्विज है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू के 5 से 6 प्रश्न आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के। तो सितंबर 2021 में क्वाड देशों की जो पहली व्यक्तिगत बैठक थी इसका आयोजन कहां पर किया गया था, आपसे पूछा गया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्वाड देशों की जो पहली व्यक्तिगत बैठक थी इसका आयोजन आपका किया गया था अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में जुडीमा राइस वाइन को जो है जीआई टैग दिया गया था, तो यह किस राज्य का एक फेमस एक प्रसिद्ध उत्पाद है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुडीमा राइस वाइन कहाँ का उत्पाद है? तो यह असम का एक इंपॉर्टेंट उत्पाद है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, असम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है हाल ही में मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में जो मिड डे मील स्कीम है उसका नाम बदल के कर दिया गया पीएम पोषण योजना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम पोषण योजना जो है इस स्कीम का नाम बदलकर कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में वह कौन से राज्य की विधानसभा है जिसकी पहली महिला स्पीकर बनाई गई हैं, नीमाबेन आचार्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है विधानसभा की, नीमाबेन आचार्य। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात राज्य। इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला विश्व का यानी कि दुनिया का पहला देश बन गया स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। और इसके बाद अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है, सितंबर 2021 में किस देश की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सोजत जो मेहंदी है यह एक फेमस उत्पाद है राजस्थान का, तथा इसको हाल ही में 2021 सितंबर में जो है जीआई टैग दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान का यह फेमस उत्पाद है सोजत मेहंदी जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब हम जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी घटना का वर्ष सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सभी आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही प्रश्न हैं। तो आपका सिलेबस में भी यह दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक्स लेखपाल के। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। और पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कब की गई थी? तो 22 जून 1897 को। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया, पहला बिल्कुल एकदम सुमेलित है। पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था जिसका नाम था रैंड और एमहर्स्ट, इसकी जो हत्या है 22 जून 1897 को कर दी जाती। किसके द्वारा? तो जो चापेकर बंधु होते हैं, अब ध्यान से याद कर लीजिएगा, चापेकर बंधुओं के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। कब? तो 22 जून 1897 को। तथा चापेकर बंधुओं का नाम क्या था? तो आप याद कर लीजिएगा, दामोदर और बालकृष्ण। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, दामोदर और बालकृष्ण, जिनको हम चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं। इन्हीं के द्वारा पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी जाती है 22 जून 1897 को। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? अभिनव भारत नामक जो संस्था थी इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सुमेलित है। अभिनव भारत जो संस्था थी इसकी स्थापना 1904 में की थी। किसने? तो वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर के द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बिहार को बंगाल से अलग एक भिन्न प्रांत बनाया गया 1920 में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर होना चाहिए था 1912 में। 1912 में आपको पता होगा 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी दिल्ली दरबार में ही जो आपका बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया और इसी
दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई कि बंगाल से बिहार को अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया जाएगा तथा जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो 1912 में यह पूरी तरह से जो है आपका बिहार जो होता है बंगाल से अलग एक भिन्न प्रांत बनाया जाता है। तो 1912 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सम्मिलित नहीं था। और इसके बाद कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल के बीच में 1907 में जो आपका सूरत का अधिवेशन होता है उसमें। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सम्मिलित नहीं था, इसका आंसर होना चाहिए था 1912 में। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है, आपको बताना है कि इस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई। तो इस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता है की गई थी किसके द्वारा, तो इनका नाम था रास बिहारी घोष। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोस और घोष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोस और घोष आपको नाम कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे घोष होगा राइट आंसर। जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता है 1907 की वो की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, रास बिहारी घोष। तथा इसी सूरत अधिवेशन में ही जो 1907 में हुआ था कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है। तथा ये जो आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है दिसंबर 1912 में किसने लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह भी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही प्रश्न है। तो दिसंबर 1912 की बात है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। तो मैंने आपको बताया बोस और घोष नाम आपको बार बार मिलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो यहाँ पे बोस ने भी फेंका था राष्ट्रीय मतलब और लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका था। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर जो है बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। इसके बाद जो गदर पत्रिका थी इसका जो पहला अंक था यह किसमें प्रकाशित किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो गदर पत्रिका का जो पहला अंक था इसका प्रकाशित किया गया था उर्दू में। तो आप इसे याद रखिएगा, उर्दू में जो है गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित किया गया था। फिर इसके बाद जो गदर पत्रिका थी यह गुरुमुखी में छपने लगी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो पहला अंक था आपके गदर पत्रिका का वह उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था, परंतु कुछ दिनों के बाद जो है यह जो गदर पत्रिका थी वह गुरुमुखी में छपने लगी थी। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किस वर्ष में जर्मनी में भारतीय तिरंगा फहराया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा वर्ष 1907 में, कहा तो वर्ष 1907 में जर्मनी का एक शहर था स्टुटगार्ट। क्या नाम था जर्मनी के शहर का, तो जर्मनी का एक शहर था स्टुटगार्ट। यहीं पे जो है भारतीय तिरंगा फहराया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। वर्ष था आपका 1907 का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान कौन सी नागरिक, मतलब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के द्वारा कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। और भारतीय संविधान के द्वारा जो है एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसका संबंध आपका राजभाषाओं से है। इंपॉर्टेंट है। तो इस अनुसूची का नाम क्या है, तो 8वीं अनुसूची। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, हमारा 8 जो शेड्यूल है, इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है आपको मिलेगा जो 22 भाषाएं हैं उनसे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 8वीं अनुसूची इसमें टोटल 22 भाषाओं यानी कि 22 लैंग्वेज का जिक्र है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं जो 7वीं अनुसूची यहाँ पे दी गई है इसमें जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेट लिस्ट है, इनका जिक्र किया गया। यानी कि जितने भी लिस्ट हैं, जितनी भी सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका जो जिक्र है आपको मिलेगा 7वीं अनुसूची में। वहीं आपकी जो 11वीं अनुसूची है यह पंचायती राज से रिलेटेड किससे, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। और इसके बाद जो है आपका जो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 5वीं जो अनुसूची है राज्यों और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान है आपके 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अनुसूचित जितने भी क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान हैं वे किए गए हैं आपके 5वीं अनुसूची में। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है।
और टोटल कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान में? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस आर्टिकल के तहत मिलती है? तो आर्टिकल है 123 यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1953 में जो भाषा के लिए समिति का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भाषाई समिति बनी थी आपकी 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था आपका 1953 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी फजल अली के द्वारा। किसके द्वारा? तो फजल अली ने जो है इस आयोग की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 2 और मेंबर थे इसमें। 2 और मेंबर कौन कौन से थे? एक थे आपके के.एम. पडिक्कर। क्या थे? एक मेंबर के.एम. पडिक्कर थे एक मेंबर आपके। अब नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, के.एम. पडिक्कर। और एक अन्य मेंबर थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 2 अन्य मेंबर थे आपके राज्य पुनर्गठन आयोग में, तथा इसके अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो फजल अली के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, तथा 1953 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न आप हमारा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है कौन सी याचिका जारी की जा सकती है, आपसे पूछा गया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसका नाम है हैबियस कॉर्पस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका संबंध होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस, या इसको हिंदी में कह लीजिए आप बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह जो रिट होती है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था एल.एम. ट्यूरिंग के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एल.एम. ट्यूरिंग के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है सर्वप्रथम किया गया था। और आपको पता होगा जो पहली बार माउस बनाया गया था यह किस चीज़ का बनाया गया था, आपसे पूछा गया। यानी कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो माउस है इसकी जो बॉडी है 40 वर्ष पूर्व ही बनाई जा चुकी थी। तो आपको बताना है कि जब पहली बार माउस बना था तो उस समय वह किससे बनाया गया था? तो उस समय यह लकड़ी का बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय वह लकड़ी का बनाया गया था जब पहली बार माउस, यानी कि आपका जो माउस कंप्यूटर का जो माउस होता है बनाया गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लकड़ी का। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? तो अगर जब भी आप वेबसाइट कोई खोलते हैं तो वेब ब्राउजर के द्वारा जो पहला पृष्ठ दिखाया जाता है उसको हम कहते हैं होम पेज, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे लेखपाल में, तो कंप्यूटर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो आप सिंपली जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने उस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ, उस प्लेलिस्ट में सम्मिलित किया हुआ है। इसके बाद भारत का जो पीटर्सबर्ग है किसे कहते हैं हम, आपसे पूछा गया है। तो जमशेदपुर को जो है हम कहते हैं भारत का पीटर्सबर्ग, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जमशेदपुर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है किस नदी के तट पर स्थित है, आपसे पूछी जा रही है। तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, झेलम, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, झेलम नदी के तट पर आपको मिलेगा श्रीनगर, इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी का जो निर्माण है वह बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से जो है आपके किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वह बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हजारों भूमि का मतलब हजारों झीलों की जो भूमि है निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? तो हजारों झीलों की जो भूमि है हम किसे कहते हैं? तो फिनलैंड को कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनलैंड जो देश है इसको हम हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो अनवरत योजना थी, जो रोलिंग प्लान था, यह कब से कब तक था, आपसे पूछा गया है।
तो इस रोलिंग प्लान को, इस अनवरत योजना को हम द्वितीय योजना अवकाश भी कहते हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको हम द्वितीय यानी कि सेकेंड योजना अवकाश भी कहते हैं। योजना अवकाश भी इसको कहते हैं, दूसरा वाला योजना अवकाश हम कहते हैं इससे। पहला आपका जो योजना अवकाश हुआ तो वो कब से कब तक था, तो 1966 से 69 तक था। 1966 से 69 तक आपका प्रथम योजना अवकाश था, और आपका जो सेकेंड योजना अवकाश था वह था 1978 से 80 के मध्य। तो ऑप्शन आपका जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। 1978 से 80 का जो समय था इसको हम द्वितीय योजना अवकाश कहते हैं, तथा इसी 1978 से 80 के समय को हम कहते हैं रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये योजनाओं से प्रश्न है, तो योजनाओं से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यानी कि अर्थव्यवस्था में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी उनसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आज का लास्ट प्रश्न भी यह है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था आपको पता होगा 1969 में हुआ था। तो इस समय कौन सी आपकी योजना स्टार्ट हुई थी, तो इस समय आपकी जो योजना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसी के समय काल में जो है आपका 14 बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी, ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 14 बैंकों का पहली बार नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्विज था तीसरे नंबर का, उसको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।